हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के इस सेट प्रैक्टिस में फ्रेंड्स, जहां से हम सेट प्रैक्टिस को स्टॉप किए थे, रोके थे, यानी बीएसएससी सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जो हमारा रेगुलर चल रहा था 1 से लेकर 42 तक चला था, उस सेट प्रैक्टिस को एग्जाम होते होते तक आपको स्टॉप किया गया था। लेकिन अब जो है, जैसा कि 42 नंबर सेट प्रैक्टिस में हमने आपको कहा था कि बिहार एसएससी बिना एक बार कैंसिल हुए पवित्र हो ही नहीं सकता है, कभी ऐसा इतिहास ही नहीं रहा है कि इस तरीका का घटना ना हो, चाहे तो क्वेश्चन लीक का मामला हो या कोई और मामला हो, जिसके कारण से एक बार स्थगित एग्जाम को होना बिहार स्टेट में, वो अब जाहिर सी बात हो गया। हर कोई इस बात को अब समझने लगा, हर स्टूडेंट इस चीज को जानता है। तो फ्रेंड्स, हम 42 नंबर सेट प्रैक्टिस में ही पहले ही कह चुके थे कि एक बार जरूर कैंसिल होगा, और अभी कगार पर पहुंच चुका है कि लगभग लगभग जो आपका एग्जाम है, एक शिफ्ट का तो बहुत पहले ही दूसरे दिन ही कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन जांच के बाद अब सारा शिफ्ट का 3 शिफ्ट में हुआ था, तो तीनों शिफ्ट का लगभग अब कैंसिल होने के कगार पर पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, और ये होना भी था क्योंकि जैसे एग्जाम जो जिस तरीका से कंडक्ट कराया गया था और क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया था, तो ऐसे स्थिति में वैसे योग्य स्टूडेंट जो अपनी तैयारी को अच्छा बनाए हुए थे, उनके लिए नुकसान होता। तो अच्छा है कि कैंसिल कम से कम उसके लिए हो गया। आप जल्द ही एग्जाम कंडक्ट हो जाए, ये आशा करते हैं, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और अपनी तैयारी को आगे रेगुलर रखते हैं हम। तो वहीं से जहां से हम छोड़े थे, वहीं से फिर से शुरुआत करते हैं। 43 नंबर सेट आपको दे चुके हैं, ये 44 नंबर सेट है। अगर सेट प्रैक्टिस आपको अच्छा लगता है ना, तो इसको शेयर जरूर किया कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी यह सेट प्रैक्टिस पहुंच सके जो कि हम आपको एग्जाम के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन ही देने का प्रयास करते हैं और लेवल में रखने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा परिवर्तन हम किए हैं कि इसमें 68वीं बीपीएससी का पीटी जो एग्जाम होगा, देखेंगे तीनों का तीनों आपका एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, बिहार एसएससी का एग्जाम और बिहार दरोगा का एग्जाम, तीनों स्नातक स्तरीय ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, और पीटी और मेंस तीनों में है। ऐसे स्थिति में तीनों के लेवल को अगर साथ में लेकर चलेंगे तो आगे तीनों ही एग्जाम आपको होने वाला है। तो तीनों को साथ में लेके चलेंगे, आपको काफी बेनिफिट होगा। और एग्जाम का लेवल हम स्नातक स्तरीय ही रखेंगे, क्वेश्चन का लेवल वही स्तर पर हम बनाए हुए रखेंगे, ताकि आपको आगे के एग्जाम में फायदा कर जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम होता है केसीसी ऑफिशियल, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से डायरेक्ट आप कनेक्ट होके हमसे और पीडीएफ का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा वहां भी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर वीडियो में कोई भी कमी रहता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसमें सुधार करने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट हमें करते हैं कि और लेवल हाई कीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्वेश्चन लगातार आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो इसमें आप देखते होंगे कि किस तरीका का पैटर्न पूछ रहा है, किस तरीका का कंसेप्ट आ रहा है, क्वेश्चन में कैसे परिवर्तन हो रहा है। एक चीज कॉमन हो रहा है कि एनसीईआरटी जो है वो रेगुलर एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, इतना हम सजेशन जरूर आपको करेंगे। एनसीईआरटी भी हम आपको अवेलेबल, टिपिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का हो सकता है वो हम आपको साइंस का अवेलेबल यूट्यूब पर करवा दिए। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हम करवा चुके हैं। इसके अलावा हम आपको बीपीएससी एग्जाम होते होते, पीटी होते होते तक आपका सभी एनसीईआरटी का सभी सब्जेक्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यूट्यूब पर हम अवेलेबल करवा देंगे, और आपका टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा और एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिएगा। यह एग्जाम में अगर जरूरत पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हम सभी एग्जाम में, बिहार दरोगा का है, बीपीएससी का है या बिहार एसएससी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम 20-20 में डालने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपका एग्जाम जो है वो पैटर्न बेस और नजदीक पहुंच सके। क्लियर? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, और कौन स्लैब लागू नहीं होता है, यानी कौन सा दर जो है दिए गए ऑप्शन में कौन सा दर इसमें से जीएसटी में लागू नहीं होता है। ध्यान देंगे, सबसे पहली बात कि जीएसटी जो होता है, क्वेश्चन से ही आंसर निकालेंगे, जीएसटी जो होता है वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, यह सबसे बड़ी बात है। जीएसटी जो होता है वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी बात की ओर ध्यान देंगे, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। क्लियर? और इसके लिए जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ था।
एकवा संवैधानिक संशोधन के तहत इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब ध्यान देंगे, इस जीएसटी में जो निर्धारित दर है वह कुल दर 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का है। अब वह पांचों प्रकार का कौन कौन सा है जो ध्यान देंगे, तो पहले तो 0% वाला है, दूसरी ओर ध्यान देंगे 5% वाला है, तीसरा ध्यान देंगे तो वह है 12%, और चौथा अगर दर ध्यान देंगे तो 18% है, और पांचवा दर ध्यान देंगे तो 28% है। ये 5 प्रकार का दर निर्धारित किया गया है जीएसटी के अंतर्गत। क्लियर। अब जीएसटी जो होता है, थोड़ा सा डीपली चलेंगे, जीएसटी जो होता है वह कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी ध्यान देंगे। जीएसटी कुल 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक सीजीएसटी होता है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दूसरा जो होता है एसजीएसटी होता है, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तीसरा जो होता है वह होता है इंटरकॉस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी आईजीएसटी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा वसूल किया जाता है, उसे आईजीएसटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है सम्मिलित रूप से। इसमें दोनों की हिस्सेदारी होती है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की। जबकि चौथा जो जीएसटी का प्रकार होता है वह होता है ईयूजीएसटी, या इसी को ईयूटी जीएसटी कहा जाता है। कहने का मतलब यूनियन टेरिटोरी जीएसटी, केंद्र शासित सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के सरकार के द्वारा वसूल करने वाला जीएसटी होता है। क्लियर, ये होता है जीएसटी। अब ध्यान देंगे, ये जो हम आपको बताया कि 5 प्रकार का जो दर निर्धारित किया गया जीएसटी में, इसके अलावा विशेष दरें भी है, विशेष दरें भी है। अब विशेष दर के अंतर्गत कौन किसको शामिल किया जाता है, तो मोटे और कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, मोटे कीमती एंड अर्ध कीमती पत्थर पर जो जीएसटी का दर लगाया जाता है वह 0.25% लगाया जाता है। ध्यान देंगे, सोना पर जो जीएसटी लगाया जाता है वह 3% लगाया जाता है, जो कि विशेष दर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। तो इसमें से कौन दर शामिल नहीं हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी 10% वाला शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। तो पहली बात यह ध्यान देंगे कि आरबीआई के द्वारा एक समूह मुद्रा को डिफाइन करने के लिए आरबीआई द्वारा मुद्रा को परिभाषित करने हेतु 2 समूह का गठन किया गया। हेतु 1966 ईस्वी में और दूसरा जो है वो 1961 ईस्वी में। पहला समूह जो बना वह 1961 ईस्वी में बना, 1961, एवं दूसरा समूह जो बना वो 1977 ईस्वी में बना, जिसके तहत मुद्रा को 4 भागों में बांट दिया गया। मुद्रा कितने भागों में, 4 भागों में, M1, M2, M3 और M4, ये चारों प्रकार के मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया। अब ध्यान देंगे, चारों मुद्रा में M1 के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, M1 के अंतर्गत जनता के पास मुद्रा, जनता के पास जो मुद्रा होता है उसे M1 के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब जनता के पास मुद्रा करेंसी में भी हो सकता है, यानी नोट में भी हो सकता है और सिक्के के रूप में भी हो सकता है, या तो बैंकों में भी जमा हो सकता है, और बैंकों में 2 प्रकार का जमा हो सकता है, या चाहे तो चालू खाता के रूप में या तो बचत खाता के रूप में हो सकता है। इसको M1 मुद्रा के रूप में शामिल किया जाता है। दूसरा जो मुद्रा होता है, इस पर ध्यान देते हैं, दूसरा मुद्रा की अगर बात करते हैं तो वह होता है M1 को भी इसमें शामिल किया जाता है, प्लस इसमें डाकघरों की बचत, डाकघर की बचत एवं बैंक जमाओं को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। क्लियर। M3 के ओर अगर यदि जो आते हैं, M3 के तरफ आते हैं तो ध्यान देते हैं इसमें किसको शामिल किया जाता है, तो M1 को तो शामिल किया ही जाता है, प्लस व्यापारिक बैंकें जो होती है, व्यापारिक
बैंक, व्यापारिक बैंक की निवल सावधि जमा की निवल सावधि जमा होता है। क्लियर। जबकि M4 की अगर यदि जो बात करते हैं कि M4 के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, तो ध्यान देंगे इसके अंतर्गत M3 प्लस डाकघर की कुल जमा राशि, डाकघर की कुल जमा राशि को शामिल किया जाता है, जमा राशि को शामिल किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चारों जो संगठक मुद्रा का जो चारों प्रकार है, उसमें से M1 जो है वो सबसे अधिक तरलता वाला मुद्रा है, सबसे अधिक तरलता वाला मुद्रा M1 है। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिफाइन करें। सबसे अधिक तरलता वाला मुद्रा है। जबकि ध्यान देंगे M4 जो इसमें से है, M4 जो है वह सबसे कम तरलता वाला मुद्रा होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो होगा व्यापक मुद्रा जो है या सुलभ मुद्रा जो है वो ऑप्शन नंबर सी M3 जो है वो सबसे सुलभ मुद्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी देश की सकल घरेलू सीमा, एक बार फिर से क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहा जाता है? उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी उसे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस GST में 3 चीजों को शामिल किया जाता है। इस चीज को ध्यान देंगे, कौन कौन सा 3 चीज होता है? तो C यानी कंज्यूम का मतलब उपभोग को शामिल किया जाता है। क्लियर। दूसरा जो आता है वो I को शामिल किया जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट निवेश को शामिल किया जाता है। जबकि तीसरा जो होता है वह G को शामिल किया जाता है। G का मतलब होता है सरकारी व्यय, सरकारी व्यय होता है। इन तीनों को GDP के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? FDI का पूरा रूप होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का पूरा रूप होता है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है जिसे। अब यह फॉरेन यानी FDI जो है यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन भाई? तो ग्रीन फील्ड निवेश, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 2 प्रकार का यह FDI होता है। क्लियर। अब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? जब कोई अपने देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर एक कंपनी स्थापित करता है, उसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी देसी कंपनी जो होता है वो दूसरे देश में जाकर नया कंपनी स्थापित करता है, उसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना या विदेशी कंपनियों में शेयर खरीद लेना ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। यही होता है FDI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर C हरनाज कौर सिंधु, जिनका संबंध किस राज्य से है? तो भारतीय राज्य पंजाब से इनका संबंध रहा है। अब ध्यान देंगे, यह हरनाज कौर सिंधु जो है वह भारत की पहली महिला नहीं है ऐसी कि मिस यूनिवर्स बनी है, यह तीसरी महिला बनी है, तीसरी महिला है भारत की तीसरी महिला है जो मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 में जीती है। पहली जो थी, फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं, पहली मिस यूनिवर्स भारत की जो बनी थी महिला वो है सुष्मिता सेन बनी थी। कब बनी थी? तो 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन के द्वारा जीता गया था। जबकि ध्यान देंगे सेकेंड जो बनी थी
वह लारा दत्ता, लारा दत्ता, लारा दत्ता बनी थी कब? 2000 ईस्वी में लारा दत्ता के द्वारा मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया था। अब ध्यान देंगे 2020 भी अगर आपसे पूछता है तो इस चीज को भी ध्यान देंगे कि यह 2020 में एंड्रिया मेजा, एंड्रिया मेजा जो कहां की थी? तो मैक्सिको की थी। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा जो है वो 2020 की मिस यूनिवर्स रही थी। ध्यान देंगे यह 2021 में मिस यूनिवर्स जो था वह 70वां आयोजन किया गया था, जो कहां? इजराइल में। इसका आयोजन जो है इजराइल में किया गया था, 70वां आयोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समर्थ पहल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समर्थ पहल, समर्थ पहल जो है वो शुरुआत किया गया है किस संस्था के द्वारा? तो समर्थ पहल क्या है? महिला उद्यमी को बढ़ावा देने हेतु समर्थ पहल की शुरुआत किया गया है MSME के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में अक्टूबर 2021 में फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2000 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ध्यान देंगे टोक्यो पैरालंपिक जो है वह इस बार 16वां आयोजन था, 16वां संस्करण था, 16वां संस्करण था। क्लियर? यह 2020 में होना था लेकिन कोविड-19 के चलते 2022 में हुआ और जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया, जो इस बार 16वां संस्करण था। आप ध्यान देंगे कि टोक्यो पैरालंपिक का मोटो जो रहा था पैरालंपिक का, इस पैरालंपिक का यूनाइटेड बाई इमोशंस था, यूनाइटेड बाई इमोशन रहा, यूनाइटेड बाई इमोशन रहा। यूनाइटेड बढ़िया से लिखते हैं, यूनाइटेड बाई इमोशन रहा इसका मोटो। जबकि ध्यान देंगे उद्घाटन समारोह का जो थीम रहा, थीम का मतलब होता है विषय, जो विषय रहा, थीम रहा वह मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, यह इसका थीम रहा था। क्लियर? कुल देश जो रहे वह 162 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत जो है कुल स्वर्ण जो जीता, भारत के द्वारा स्वर्ण पदक जो जीता गया वो 5 स्वर्ण पदक जीता गया, जबकि रजत पदक जो जीता गया वो 8 वो जीता गया और कांस्य पदक जो जीता गया वो 6 कांस्य पदक जीता गया। और कुल पदकों की संख्या जो हुई वो 19। और इस स्थान पर भारत का कैवां स्थान रहा? तो 24वें स्थान पर भारत रहा, 24वें स्थान पर भारत रहा। तो स्वर्ण पदक पूछा है तो 5 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो एलेस बियालियात्स्की के प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हालांकि यही एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको प्रदान किया गया है। एलेस बियालियात्स्की के अलावा मेमोरियल जो रूस की एक संस्था है, मेमोरियल को, और यूक्रेन की एक संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। तो यहीं पर लिख लेंगे मेमोरियल जो रूस की एक संस्था है। इसके अलावा ध्यान देंगे कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन की एक संस्था है, इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बारे में भी लिख लेंगे। यह किस देश से संबंधित है? तो बेलारूस से संबंधित है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए में स्वांते पावो को ध्यान देंगे कि कौन सा
पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा ध्यान देंगे एनी एर्नॉक्स को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है? ध्यान देंगे बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर का युद्धाभ्यास हुआ। दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजन किया गया। ध्यान देंगे कब किया गया? तो 25 मई 2022 को किया गया। यहीं पर लिख लेंगे युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 लागू करने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस का पूरा रूप क्या होता है? तो ध्यान देंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे कि आरटीजीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो बड़ी धनराशि के हस्तांतरण के लिए, बड़ी धनराशि के अंतरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी न्यूनतम अंतरण सीमा जो होती है वो 2 लाख रुपया की होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान देंगे सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो वर्तमान समय में सोमा मंडल है, जो कि वर्तमान समय में ही है। सेल जो है वो भारत की एक महारत्न कंपनी के अंतर्गत शामिल की गई कंपनी है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में हुई थी। 24 जनवरी 1973 ईस्वी में सेल की स्थापना होती है। इसका पूरा रूप होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाने वाला खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन है। क्लियर। जिसको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। प्रिंस चार्ल्स इनके उत्तराधिकारी के रूप में वर्तमान समय में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा कर दी गई है? 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। मलेरिया उन्मूलन 2030 तक, लेकिन टीबी वाला अगर यदि जो पूछेगा तो 2025 तक। टीबी उन्मूलन जो है वो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है टीबी उन्मूलन के लिए। क्लियर। इसके अलावा प्लास्टिक वाला तो अभी आ गया, 1 जुलाई 2022 तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। अब यह v² वेग को आधा कर दिया जाता है, तो देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, 1/2 m, और v² कहने का मतलब 1/2, ये भी तो ऊपर रह जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m v² और बट्टा 2 दूना 4, यानी आपका 1/8 इंटू mv² हो जाएगा। इसकी तुलना में यह कितना हो गया, इस चीज को ही आपको पूछा है, तो 1/4 हो गया। क्लियर। अब इसमें 1/4 करेंगे ना, 1/4 करेंगे तो 4 दूना 8 इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1/4 हो गया। क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अब यह सेफ्टी फ्यूज तार जो होता है उसका गलन बिंदु जो होता है वह कम होता है, जबकि प्रतिरोध उच्च होता है। तो ध्यान देंगे यह गलन बिंदु पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। सेफ्टी फ्यूज जो होता है गलनांक बहुत कम एवं प्रतिरोध रेसिस्टेंस अति उच्च होता है, अति उच्च होता है। सामान्यतः इस फ्यूज तार में जो इस्तेमाल किया जाता है वह किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सीसा एवं टीन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखेंगे टीन प्लस सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 और R2 जो दो प्रतिरोध है जो समानांतर में जुड़े हुए हैं,
समानांतर का मतलब 1/R1 1/R2 के रूप में। प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 है। अब बताइए R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात कितना होता है? तो ध्यान देंगे विद्युत का अनुपात कितना होता है, तो V बराबर निकालेंगे तो IR होता है। क्लियर? V बराबर IR, कहने का मतलब हो गया I1 करेंगे और R1 करेंगे, बराबर लिखेंगे I2 और R2। क्लियर? अब यहां पे करेंगे क्या कि R1 बट्टा R2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बट्टा I1 के रूप में इसको लिखेंगे। यही ना आपका दिया हुआ है। अभी तो फॉर्मूला के आधार पर इसको बैठा दिए, ये तो हमारा फॉर्मूला कह रहा है। अब इस पर मान बैठाएंगे, इसका धारा का मान बैठाएंगे, क्योंकि अनुपात रेसिस्टेंस का अनुपात कह रहा है कि R1 है R2 है जिसका अनुपात 4:1 है। तो R1 R2 का अनुपात कर दीजिए, तो R1 हो जाएगा और R2 हो जाएगा बराबर कितना अनुपात कह रहा है आपको, 4:1 कह रहा है। यही तो कह रहा है आपका R1 R2 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे कि अब निकालना है I1 और I2 यानी प्रवाहित विद्युत का अनुपात। अब इसका अनुपात यानी I का मान निकाल, तो I1 और I2 का मान निकालना है, तो इसका उलट का नहीं हो जाएगा 1:4। यही आपका सही आंसर होगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या हो जाता है? तो जल का हिमीकरण होने पर उसका ताप जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप तो अपरिवर्तित रहता ही है, क्योंकि निश्चित ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना ही उसका हिमीकरण कहलाता है। ताप निश्चित होता है, निश्चित तापमान पर द्रव्य का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, तो पूछा ताप क्या होता है, तो ताप अपरिवर्तित है क्योंकि निश्चित ताप है, वही तो उसका हिमीकरण कहलाता है। और जो निश्चित ताप है वही हिमांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कॉपरनिकस जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जो पोलैंड के थे। पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने पहली बार बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्लियर? अब यह सिद्धांत जो दिए थे वो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत भी लिखेंगे, सिद्धांत जो इनके द्वारा दिया गया था वो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? तो यही होता है ना, F बराबर होता है G इंटू M1 बटा R स्क्वायर होता है। यही तो होता है। अब इसका मतलब होता है उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि F जो है वो द्रव्यमान के गुणज, दोनों द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती है। क्लियर? जब E बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, तो समानुपाती है एक दूसरे के। फोर्स जो है वो मास के समानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम, ऑप्शन नंबर डी, जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तब आयतन पानी के नीचे जो रहता है वो 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है और 1/10 भाग जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है। ये वाला भाग ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, सुमेलित में जॉन गुटेनबर्ग जो थे इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। थियोडोर मैनन जो थे इन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। सोल्ज जो थे इन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था और जेम्स पकल जो थे मशीन गन का आविष्कार किया था। तो 2, 1, 4, 3 आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्थापित होने वाले हार्मोन इनमें से कौन से हार्मोन है? तो ध्यान देंगे एसटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन, यह सभी जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। ध्यान देंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और यह हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में गिनती की जाती है। पीयूष ग्रंथि जो होता है उस पर अगर ध्यान देते हैं तो इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम होता है। वजन जो इसका होता है वो 0.6 ग्राम के बराबर इसका वजन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या
क्या हो जाती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 46 से घटकर 45 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी 45 हो जाती है। एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसमें टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम में कमी आ जाती है। एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। तो इससे पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो स्त्री होती है। पीड़ित व्यक्ति जो होता तो स्त्री है, लेकिन उसमें लैंगिक अंग एवं स्तन ग्रंथियां अल्प विकसित होती है। स्तन एवं लैंगिक ग्रंथि अल्प विकसित होता है। क्लियर? अल्प विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? तो संक्रामक रोग उस रोग को कहा जाता है जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसे संक्रामक रोग कहा जाता है। और ये जो होते हैं संक्रामक रोग जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसका उदाहरण क्षय रोग होता है, हैजा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। ये सभी संक्रामक रोग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है लाइपेज। क्लियर? लाइपेज जो होता है, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज जो होता है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम का रूप होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? तो वर्मी कंपोस्ट में मदद करने वाला जीव केंचुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल को उत्पादक यानी प्रोड्यूसर क्लास के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि शैवाल जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो अपना भोजन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है उसे प्रोड्यूसर क्लास के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उत्पादक वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है? ध्यान देंगे, लीवर को मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यानी बायोकेमिकल लेबोरेटरी के रूप में जाना जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, यकृत यानी लीवर जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कॉमन सी बात है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके वजन की अगर यदि जो बात करते हैं तो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। यकृत द्वारा ही पीत रस का स्रावन होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र बनाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ध्यान देंगे तो लीवर में उपापचय की क्रिया भी संपन्न होती है, इसलिए लीवर को मानव के जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो वह होता है सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर प्राणी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है। उभयचर का मतलब एम्फीबियंस कहा जाता है। उभयचर का मतलब एम्फीबियंस होता है। इसका मतलब जल पर भी रह सकता है और थल पर भी यह रह सकता है। क्लियर? अब देखेंगे तो यह जो होता है वो उगता तो जमीन पर है, लेकिन इसके निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए यह ब्रायोफाइटा जो है यह उगता है जमीन पर, लेकिन निषेचन के लिए, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन हेतु ध्यान देंगे, लेकिन निषेचन हेतु जल की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे एम्फीबिया क्लास के नाम से भी जाना जाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित ... में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो वनस्पति कोशिका में मौजूद होता है, हरित लवक जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। क्षेत्रीय परिषद की अगर यदि जो बात करते हैं तो 5 क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद। ध्यान देंगे क्षेत्रीय परिषदों की संख्या जो है वह है 5। अब पांचों कौन कौन सा है जो ध्यान देंगे, उत्तर है, दक्षिण है, केंद्र है, पूर्व है और पश्चिम है। क्लियर, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है, और एक जो है वो केंद्र है, केंद्र में भी है। तो 5 प्रकार के क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है, जिसका गठन की अगर यदि जो बात करते हैं तो इसका गठन जो हुआ था वो 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब ध्यान देंगे 1971 ईस्वी में पुनः 1971 में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या जो है वो उत्तर पूर्वी में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 हो गई। शामिल क्या किया गया, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र को शामिल किसको किया गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को शामिल करके क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष, इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है, गृह मंत्री होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, लेकिन कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका के प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद होता है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 होता है। क्लियर, अनुच्छेद 51 है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अनुच्छेद 43 की अगर बात कर लेते हैं तो कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना। कर्मगारों के लिए कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना ही अनुच्छेद 43 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 की अगर बात कर लेते हैं तो कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन की चर्चा किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों से संबंधित समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिस पर आपको ध्यान देना है। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है जो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। सामाजिक समानता का भी अधिकार दिया गया है, क्लियर, जो कि अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अवसर की समानता की बात अगर यदि जो कर लेते हैं तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देंगे, अवसर की समानता अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो 16 में, जबकि सामाजिक समानता की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 15 में इसकी चर्चा किया गया है। क्लियर, जबकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 में किया गया है। लेकिन आर्थिक समानता जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक समानता, क्लियर, इसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रथम अनुसूची ही कहता है कि राज्य एवं उनके क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, जिसमें भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन हेतु संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है,
यही सही शाब्दिक अर्थ होगा धर्मनिरपेक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त भारत के राष्ट्रपति को नहीं है? ध्यान देंगे, क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने यह संसद को प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति को यह नहीं किया गया है। आपातकाल घोषित राष्ट्रपति कर सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो 352, 356 और 360 में किया गया है। जबकि अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति 1, 2, 3 अनुच्छेद में अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद के संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किसी भी विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। कब? जब किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत, जब किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना बनाना है या उसका विघटन करना है, तो ऐसे स्थिति में संबंधित राज्य जो होता है वो अपने कुल विधानसभा सदस्य के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद के द्वारा विधान परिषद को या तो समाप्त किया जा सकता है, या तो उसका विघटन किया जा सकता है, या उसका निर्माण किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरेशियो जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? तो ध्यान देंगे, क्यूरेशियो जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। बीबी क्यों रो आए, जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के अंतर्गत ट्रिक याद रखते हैं। बीबी क्यों रो आए, बीबी क्यों रो आए, क्यों रो आए। क्लियर? बीबी से याद रखिएगा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। जबकि एक और बी से याद रखिएगा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। और क्यूरोसिवो जलधारा से क्यूरोसियो जलधारा याद रखिएगा। आ से अंटाइल्स जलधारा याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सहायक नदियां कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान देंगे, वर्धा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ध्यान देंगे, कृष्णा की सहायक नदी में पंचगंगा आता है, कोयना आता है और घाट प्रभा जो है वो तीनों आता है कृष्णा की सहायक नदियों में। जबकि वर्धा आता है, तुंगभद्रा आता है गोदावरी की सहायक नदी में। किसके अंतर्गत? गोदावरी की सहायक नदी में। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कृष्णा को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता पाई जाती है। क्लियर? पोटास की बहुलता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में किया गया था। 1968 ईस्वी में बिहार राज्य में किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यह झारखंड में स्थित है। और किसकी सहायता से किया गया था यह भी याद रखिएगा। तो याद रखते सभी स्टील प्लांट को याद रखने के लिए भारत में राज द बब्बर भीरू सभी स्टील प्लांट है। भीरू भारत के सभी स्टील प्लांट। रा से राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से। द से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से। ब से बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से भूतपूर्व यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहां स्थापित किया गया था? तो ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है वो ऑप्शन नंबर 1 कानपुर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1876 ईस्वी में स्थापित किया गया था। परंतु उद्योग का वास्तविक विकास जो हुआ, वास्तविक विकास जो हुआ वो भी ध्यान रखेंगे, तो 1950 ईस्वी में वास्तविक विकास हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह इसमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। ध्यान रखेंगे, चेन्नई बंदरगाह जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह के रूप में स्थित है। जो कहां स्थित है?
तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूजियामा भी याद रखेंगे और एक और याद रखेंगे, फ्यूजियामा और फ्यूजिशियन, फ्यूजिशियन ये दोनों जो है वो जापान में स्थित ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो कहां के खानाबदोश शिकारी होते हैं? तो एस्किमो जनजाति जो होती है वो ग्रीनलैंड में के क्षेत्र में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति जो होता है वो ग्रीनलैंड के क्षेत्र में, जो कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिमी कनाडा और अलास्का के पास साइबेरिया का जो क्षेत्र है वहां भी उत्तर पूर्वी चुकची प्रायद्वीप के क्षेत्र में यह एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति जो होती है वो बर्फ का बना हुआ निवास स्थान जो होता है एस्किमो जनजाति का वो बर्फ का बनाया गया अर्धचंद्राकार घर होता है जिसे इग्लू कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे यह इग्लू होता है जो अर्धचंद्राकार घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह किसका मकबरा था? तो वह बलबन का मकबरा था। ध्यान रखेंगे शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था। क्लियर? और यह दिल्ली में जो किला है राय पिथौरा के समीप बनाया गया है। दिल्ली में राय पिथौरा के निकट बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गृह कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी जो था वो गृह कर लगाने वाला पहला सुल्तान था जिन्होंने गढ़ी कर और चराई कर लगाया था। जजिया जगात खुम्स खराज के अलावा गढ़ी कर और चराई कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। तो गढ़ी कर जो था वही गृह कर के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो खजुराहो का मंदिर जो है वो हिंदू धर्म से और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो अशोक का शिलालेख जो है, अशोक का शिलालेख 3 प्रकार के होते हैं। अशोक के अभिलेख जो है वो 3 भागों में बटा हुआ। अशोक का अभिलेख जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब गुफा लेख, जो गुफाओं में लिखा गया लेख है। तो कहता है अभिलेख में दक्षिण भारतीय राजत्वों का उल्लेख किया गया है वो है द्वितीय बृहत शिलालेख के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ यूपी ऋषिपत्तनम में दिया था। ऋषिपत्तनम में दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ध्यान रखेंगे क्योंकि ब्राह्मणों की लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी और ऋग्वेद जो है वह इंसानों के द्वारा नहीं लिखी गई है, यह देवताओं के द्वारा रचित किया गया है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो नागपुर अधिवेशन जो 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में यह घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कार्ल वर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल
विरोध का जो उद्देश्य रहा वो बाकस्त भूमि को वापसी की मांग करने के लिए किया गया एक प्रकार का विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। सन 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। लॉर्ड बेलेस्ली का कार्यकाल देखा जाए तो 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है? तो ध्यान देंगे, राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह जो है शेर है वह नीदरलैंड की है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें से नहीं किया गया है? तो सही सुमेलित नहीं है, इसकी ओर ध्यान देना है। मोसाद जो है वो इजराइल की गुप्तचर संस्था, बिल्कुल सही है। शाबाक जो है वो इराक की संस्था, शाबाक ईरान की गुप्तचर संस्था है। इस चीज को ध्यान देंगे, ईरान की गुप्तचर संस्था, इराक की नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत हो जाएगा। मुखबरात जो है वो मिस्र की है, नाइचो जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां स्थित है? लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि ध्यान देंगे 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर आप ध्यान देंगे तो विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 21 फरवरी को ध्यान रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है। इसके अलावा देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित जो और भी उपन्यास है वो कोठरी है, कुसुम है, ध्यान देंगे, और भी याद रखेंगे कोठरी, कागज की कोठरी है, कोठरी नहीं, पूरा याद रखेंगे, कागज की कोठरी, कागज की कोठरी, कागज की कोठरी है। इसके अलावा कुसुम कुमारी है, कुसुम कुमारी है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे वीरेंद्र वीर है, वीरेंद्र वीर है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे भूतनाथ है, भूतनाथ। ये सभी जो है वो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित इसमें से नहीं किया गया है? तो ध्यान देंगे, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में बिल्कुल सही है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में बिल्कुल सही है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में बिल्कुल सही है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में न होके वो ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य होता है? तो ऊर्जा संकट का मतलब होता है कोयला तथा पेट्रोल जैसी जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा ऊर्जा संकट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सौर शक्ति जो है वो सब जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर और बढ़ जाते हैं? तो ध्यान देंगे ओजोन गैस के बढ़ जाने के कारण, जो कि ओजोन क्षरण हो जाने पर सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पराबैंगनी किरण लेकर पृथ्वी पर आ जाता है, जिसके कारण से इसमें जब कमी आ जाएगी, ओजोन परत में जब कमी आ जाएगी, ओजोन गैस में जब कमी आ जाएगी, तो वो पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आ रही है उसको रोक नहीं पाएगा और वो डायरेक्ट पराबैंगनी किरण हमारी त्वचा पर पड़ेगा और हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो है वह बाघों के लिए, ऑप्शन नंबर बी, बाघों के लिए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो पश्चिमी घाट केरल में स्थित है। कहां स्थित है? केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी होती है? तो बिल्डिंग में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा इसका रिएक्शन भी अगर लिख लेते हैं तो C2H2 एसिटिलीन और O2 से अभिक्रिया कराते हैं तो बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो निकलता क्या है? CO2 निकलता है और H2O बाहर निकल जाता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। क्लियर, ऊर्जा भी मुक्त होता है। अब इसको बैलेंस खुद में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? नीला थोथा का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। अब ये होता है CuSO4 into 5H2O के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे एल्कीन कहा जाता है, जबकि एल्काइन जो होता है वो त्रिबंध होता है और एल्केन जो होता है एकल, कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। क्लियर, कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक गैस की जो मात्रा होती है वो होती है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें 65% अकेले H2SO4 होता है, जबकि HNO3 ऑप्शन नंबर बी में है यह 30% होता है, जबकि HCl जो होता है वो 5% होता है। ध्यान रखेंगे, यही तीनों जो होता है वो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। आपको सेट प्रैक्टिस कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए, क्योंकि आप भविष्य में आगामी एग्जाम दरोगा भी आपका होगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाला है। इसके अलावा आपका बिहार पुलिस भी होगा जो कि आने वाला ही है। बीपीएससी पीटी तो होगा ही होगा फरवरी में, और इसके अलावा आपका फिर से बीएसएससी का एग्जाम आपको मार्च के लगभग में आयोजित किया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान रखेंगे और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा केसरिया कमीशन क्लास को सपोर्ट कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए, शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।